लेकिन हमें कई सालों से एक चीज देख रहे हैं कि हमारा वातावरण लगातार बिगड़ रहा है। हम अपने रेवाड़ी की बात है, हम पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, यहाँ लाखों करोड़ों लोग निवास करते हैं, लेकिन पर्यावरण प्रदूषित है। मैंने अपने लेवल पे उस सैंपल की एक सीसी भरी, और सीसी भरने के बाद में एक लैब में गुड़गांव एक साथी है, उसको भिजवाई। मैं पानी चेक करना कैसा है, बोले ये तो पानी पूरी तरह जहरीला है, ये पानी पीने लायक नहीं अपने है। स्तर पर जांच कराई मैंने लैब में। बोले पीने लायक नहीं, जहां ये जा रहा है वो उस वातावरण को भी खराब कर देगा। ये पोल्यूटेड पानी होता है तो उसका आउटलेट है ना, वो बीओडी में हम देख सकते हैं, बीओडी 10 से कम रहना चाहिए उसकी लिमिट। इसकी सबसे पहले जब मैंने कराया था इसकी 80-90 के करीब थी, पहुंच गया। तो जज ने पूछा क्या मामला, उन्होंने पूरा मामला मैंने बताया, मैंने फोटो दिखाई, मैंने वीडियो दिखाई, मैंने वो सब सैंपल रिपोर्ट दिखाई। तो वो जज भी दो थे, फर्स्ट सेकंड, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, कह रहे बड़ा मतलब गंभीर विषय है तो। और साबी का क्षेत्र है, मैं साबी का क्षेत्र है। इन्होंने ये कहा कि जी ये ना खाली एरिया है, हमारे पास रेवाड़ी में और कहीं जगह नहीं है, उस जगह के लिए हम सीवरेज का ट्रीटेड पानी छोड़ते हैं, साफ पानी, ताकि यहाँ के आसपास का वातावरण शुद्ध हो सके। मैंने कहा सर गलत छोड़ते हैं। मैंने जो सैंपल रिपोर्ट इनको दिखाई, मैं सर ये रिपोर्ट ये है, इन्होंने उस रिपोर्ट को डिनाई कर दिया कि नहीं ये रिपोर्ट गलत है। तो बताना चाहूंगा कि हमने जब शक्ति दिखाई तो हमारी शक्ति भी काम आई, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मजबूरन इन एसटीपी के जिस दौरान वर्तमान में जो अधिकारी थे, चाहे वो पीएच पब्लिक हेल्थ का एक्शन हो, एसडीओ हो, एचएसवीपी का एसडीओ हो, उनके नाम बाय नेम क्रिमिनल ऑफेंस के तहत रेवाड़ी सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करना पड़ा। आज हमारी लड़ाई उस निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुकी है कि 15 डिपार्टमेंट, 15 केंद्रीय मंत्रालय और हरियाणा गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्टर ऑफ जल बोर्ड, सारे के सारे उस हमारी केस में पार्टी है आज की डेट में। उस पानी को कहीं ना कहीं कहीं नहीं जा पा रहा, हो उसको खपाने की योजना शुरू कर रहा है। इरिगेशन डिपार्टमेंट एचएसआईडीसी से पैसे लेके, वहन पैसा एचएसआईडीसी कर रहा है, टेंडर सारे इरिगेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। उस पानी को भी साबी में डालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 13 जुलाई उनके टेंडर की लास्ट डेट है। इंडस्ट्रियों के साथ साथ ग्वालदा की पहाड़ी में ले जाने की बात चल रही है। अच्छा। लेकिन वहां भी उसका विरोध कर रहे हैं कि ये पानी साफ ही नहीं डालेंगे कभी, क्योंकि भिवाड़ी इंडस्ट्री, राजस्थान का जो सिस्टम है वो हरियाणा से भी कई गुना खराब है। लेकिन आप समझिए, राजस्थान की तरफ से आज तक बगैर बारिश भी वहां पे पानी आता रहता है, वो भी उसी ड्रेन में आएगा, तो आप मान सकते हो कि वो पानी साफ आएगा। आसपास के दर्जन गांव के सैंपल कराए थे खुद। अच्छा। एक लैब थी, अच्छी लैब थी, मैंने उस लैब से को बुलाया, मगर जी आप सैंपल कर सकते हो? बोले हम कर सकते हैं। सभी गांवों से उन्होंने सैंपल कलेक्ट किए थे। सबसे खराब पानी तो आया था खलियावास गांव का। अच्छा। जो पीने के लायक भी नहीं है, पशुओं के पीने के लायक भी नहीं है। दूसरा आया था निखरी गांव का। बाकी सभी गांव में पीने की पानी की कंडीशन खराब थी। अब आप देखते होंगे पूरे हरियाणा में कहीं भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अगर चालान करता है कूड़े को लेके, तो उसमें एक लैंग्वेज लिखी आती है कि फलाना केस नंबर 473 है हमारा और वर्षित प्रकाश यादव वर्षित स्टेट ऑफ हरियाणा के निर्देशानुसार हम आपको ये पेनल्टी कर रहे हैं। तो ये एक हमारी सबसे बड़ी जीत थी, जो हमने पूरे हरियाणा के लिए कूड़े को निस्तारण के लिए एक अच्छा प्रयास करा। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा लीक से हटकर है। हम आमतौर पर राजनीतिक विषयों पर ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दे कई इतने अहम होते हैं जिन पर बात करना जरूरी होता है, और मैं समझता हूं हर प्रबुद्ध नागरिक को इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। आज का मुद्दा हमारा पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। रेवाड़ी जिले में जो साहबी बैराज बना हुआ है, मसानी बैराज बना हुआ है, वहाँ पर हजारों गैलन प्रदूषित पानी वर्षों वर्षों से भरा हुआ है। इस पानी से मुक्ति दिलाने के लिए, राहत दिलाने के लिए कानूनी तौर पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है, वह लड़ाई लड़ रहे हैं प्रकाश खड़खड़ा। जो हमारे साथ मौजूद शख्सियत हैं वह प्रकाश खड़खड़ा है। प्रकाश खड़खड़ा से आज इस विषय पर बात करेंगे। 2022 में इन्होंने एनजीटी की शरण तब ली थी जब स्थानीय स्तर पर प्रयास कर लिए गए थे, अधिकारियों से, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से, राजनेताओं से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, सबसे मिल करके लोग भी वर्षों वर्षों से ये आवाज़ उठाते रहे। लेकिन इस पानी का जब समाधान नहीं हुआ तो इन्होंने एनजीटी की शरण ली। ये एनजीटी में किस तरह पहुँचे, कैसे मन में विचार आया, कैसे परिकल्पना की गई कि मुझे एनजीटी में जाना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने लंबा संघर्ष किया है और भी कई मुद्दों पर इन्होंने जनहित की लड़ाई लड़ी है। जनहित में कई याचिकाएं जो है अलग अलग स्थानों पर भेजी है, अलग अलग अधिकारियों के पास अपील की है ताकि लोगों को राहत मिल सके। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बिना जनप्रतिनिधि हुए, बिना चुने हुए जनप्रतिनिधि के ये जनप्रतिनिधि जैसा काम कर रहे हैं, लोगों की जन समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को अपने स्तर पर उठा रहे हैं। और जो पेपर वर्क हो रहा है, यानी कि जहां आप कहीं चिट्ठी लिखोगे सरकारी दफ्तर में
उस पेपर को आगे अधिकारी को सरकाना होगा। आप जानते हैं आरटीआई का जमाना है, फिर आरटीआई से आपसे जवाब मांगा जाएगा। तो अधिकारियों से काम करवाना, किस तरह काम करवाना है, ये बात अच्छी तरह जानते हैं। और प्रकाश खरखड़ा पत्रकार भी हैं, अलग अलग समाचार पत्रों में इनकी सेवाएं आप देखते होंगे। प्रकाश खरखड़ा की कई रिपोर्ट्स भी प्रकाशित हुई है। तो हम आपको सबसे पहले स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि साबी बैराज पर, मसानी बैराज पर, दिल्ली जयपुर रोड पर, जहां पर एक पर्यटन केंद्र बनना था बहुत बेहतर, वर्षों वर्षों से ये सपने दिखाए जाते रहे थे। कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वहां की विजिट मनोहर लाल ने भी की थी। कैप्टन अजय सिंह यादव जब मंत्री थे, वन एवं पर्यावरण मंत्री थे, तब उन्होंने सपना दिखाया था कि यहाँ पर एक बढ़िया पार्क विकसित करेंगे, राजीव गांधी हर्बल पार्क होगा, टूरिस्ट आएंगे। किसी ने सपना दिखाया कि यहाँ पर मत्स्य पालन होगा और नौकायन होगा। सब सपने धूल धूसरित हो गए। आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं किस तरह का प्रदूषित पानी वहां पर भरा हुआ है। और इस पानी को निकालने के लिए अब सरकार भी सक्रिय है। सरकारी स्तर पर काफी प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले दिनों नितिन गडकरी ने अपने आवास पर बैठक बुलाई थी। उस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल भी पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद थे। राजस्थान का प्रतिनिधि कर रहे, अलवर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी पहुंचे थे। इसके अलावा हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरवीर भी पहुंचे थे। उस बैठक में कई प्रस्ताव जो है स्वीकृत किए गए हैं, उन पर अब अमल भी हो रहा है। कोशिश की जा रही है कि इस पानी को निकाल करके ड्रेनेज, जमीन में पाइपलाइन दबा करके नजफगढ़ ड्रेन तक ले जाए, ड्रेन नंबर 8 जिसको बोलते हैं, उस तक ले जाया जाए। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहां पर भी इसका विरोध हो सकता है। तो हम, प्रकाश खरखड़ा ने इस विषय पर लंबी लड़ाई लड़ी है और लंबा अध्ययन किया है, इनकी स्टडी है इस विषय में। हम ये कह सकते हैं कि मास्टर डिग्री बेशक इन्होंने प्रदूषण नियंत्रण के लिए नहीं ली है, लेकिन पक पक करके कहते हैं ना, अनुभव ने इनको पका दिया है, इनके पास काफी तजुर्बा है। तो प्रकाश खरखड़ा से एक पत्रकार के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हम बात करेंगे। हमने इन्हें अपने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है। सबसे पहले तो प्रकाश, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर, आपने मुझे आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। ये लोग बड़े परेशान हैं तो क्या करें, याद किया नहीं सर, ये एक समस्या ना, पर्यावरण जीवन के लिए 2 ही आधार है, स्वच्छ वातावरण चाहिए, स्वच्छ खान पान चाहिए। ये तो सबसे महत्वपूर्ण 2 चीजें हैं। लेकिन हमें कई सालों से एक चीज देख रहे हैं कि हमारा वातावरण लगातार बिगड़ रहा है। हम अपने रेवाड़ी की बात है, हम पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, यहाँ लाखों करोड़ों लोग निवास करते हैं, लेकिन पर्यावरण प्रदूषित है। आपके मन में सबसे पहले कैसे आया, परिकल्पना कैसे की कि मुझे साबी बैराज में जो पानी भरा है, मसानी बैराज में, उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए? पहले आपने क्या स्थानीय अधिकारियों से, नेताओं से, किसी से संपर्क किया? सर, इसकी शुरुआत होती है 2015-16 से शुरुआत होती है। जी जी। तो मेरा रोजाना रेवाड़ी आना जाना होता था, तो बाई बस आता जाता था, तो मैं बस से देखता था कि साबी में पानी भरना शुरू हो गया है। वो बड़ा साफ पानी नजर आता था। जी जी। वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का था, बड़ा सुंदर नजारा बन गया था। मैं कहा, ये देखो, ये चीजें हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर को काफी प्रभावित करेगी, अच्छा ग्राउंड वाटर हमारा बनेगा, ऊपर बनेगा, किसानों को फायदा मिलेगा। उस समय तो सिंचाई विभाग ही पानी भेजता था। वो चीजें ना प्लानिंग का हिस्सा था मेरे हिसाब से, जहां तक मैंने लगा। वो इतना अच्छा वातावरण बन गया था, नहरी पानी आना शुरू हो गया था। जो माफ करना, लाल बहादुर वाटर चैनल जो बनाया, एस्केप चैनल, उसके माध्यम से आता था पानी। वो स्वच्छ था। हाँ, वो बिल्कुल साफ पानी आता, नहरी पानी। 2015-16 की बात है। उसी बीच में मैं, एक साथी है, उन्होंने मुझे भुडला के थे, वो उन्होंने मैसेज करा कि यार हमारे यहाँ ना, जो इस भुडला गांव से वो आती है, कैनाल का कुछ पार्ट आता है, वो तो उसने कहा कि इसमें ना गंदा पानी आता है, बिल्कुल गंदा पानी, काला पानी आता है। तो मैं रूटीन में ना वहां पे चला गया देखने के लिए कैसा पानी आ रहा है। बोले जी आप है ना, ये देखो भाई साहब, पानी बड़ा खराब पानी है। हमने वो पानी देखा तो वो पानी पूरा ही अनट्रीटेड और पूरा, हाँ, अनट्रीटेड पानी था, जैसे जो ट्रीटमेंट प्लांट छोड़ते थे, सीधा बाईपास कर रहे थे। मगर बड़ी समस्या ये कहा, मतलब जब ये आप वहां पहुंचे तो रेवाड़ी में एसटीपी लग चुका था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो उनका नया गांव के पास, ये अपना नया गांव नशियाजी रोड पे जो हम बोलते हैं, इसका पानी था वो टोटल। तो ये अनट्रीटेड भेजते रहे, बिल्कुल डायरेक्ट बाईपास कर रहे थे, जैसा आता था वैसा का वैसा, 1% भी ट्रीटेड नहीं था वो। और वो उस पानी में पहुंच रहा था। वो पानी, मगर वो पानी तो साफ है, पानी इरिगेशन का है। ये पानी अगर उसमें जा रहा है तो ये तो समस्या खड़ी हो जाएगी, ये तो बिल्कुल बदबूदार पोल्यूटेड पानी हो जाएगा हमारा। कौन से सन के आसपास? ये 2017 की बात है, ये 2017 की बात है। हाँ, तो मैंने वो सैंपल, मैंने अपने लेवल पे उस सैंपल की एक सीसी भरी, और सीसी भरने के बाद में एक लैब में, गुड़गांव एक साथी है, उसको भिजवाई। मैं पानी चेक करना कैसा है। बोले ये तो पानी पूरी तरह जहरीला है, ये पानी पीने लायक नहीं है। स्तर पर जांच कराई? मैंने बोले पीने लायक नहीं, जहां ये जा रहा है वो उस वातावरण को भी खराब कर देगा ये। तो मैंने फिर सबसे पहले इसकी शुरुआत की, मैंने डीसी रेवाड़ी को लेटर लिखा है, जी
ऐसे ऐसे ना एसटीपी रेवाड़ी कुछ ऐसे तत्व आए थे जहरीले, आर्सेनिक वगैरह इस तरह के? हाँ वो बीओडी आया था ना। अच्छा अच्छा। क्या होता है सर, जब भी कोई पोल्यूटेड पानी होता है तो उसका आउटलेट है ना वो बीओडी में हम देख सकते हैं। बीओडी 10 से कम रहना 10 से कम रहना चाहिए उसकी लिमिट। इसकी सबसे पहले जब मैंने कराया था इसकी 80-90 के करीब थी। हाँ तो मैंने सोचा ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो पशुओं के लिए भी पीने लायक वो नहीं। बिल्कुल ही जहरीला पानी था जी जी। बिल्कुल बाईपास था वो। और उसमें ना कुछ इंडस्ट्री का वेस्ट भी शामिल था। अच्छा, जबकि ये बता तो रहे थे कि ये एसटीपी घरेलू के लिए है, लेकिन नहीं, उसमें इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस भी था जरूर तो उसमें। रेवाड़ी की इंडस्ट्रीज का भी हाँ, गया होगा। रेवाड़ी का पानी भी था कहीं ना कहीं उसमें, जो मात्रा थी वो इंडस्ट्री के पानी की भी थी। फिर मैंने डीसी रेवाड़ी को एक लेटर लिखा कि सर ऐसे ऐसे समस्या है, ये पानी डायरेक्ट छोड़ रहे हैं, तो हाँ बोली करते हैं। उस दौरान सीएम विंडो शुरू हो गई थी, मैंने सीएम विंडो लगाई, उस पर कोई जवाब इन्होंने संतुष्ट नहीं दिया, उसको फाइल कर दिया। फिर मैंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड धारवाड़ा, हमारे वो दफ्तर हुआ करता था, मैं आरओ का रीजनल ऑफिस, मैं उनके पास गया कि जी आपका देखो ना पोल्यूशन हो रहा है। बोला हाँ हम देखेंगे। उन्होंने, मैं उनके बार बार जाता रहा, सर उस पर कुछ नहीं हो रहा, पानी कंटिन्यू आ रहा, अब तो पानी और बढ़ गया है वो। सर मैं सब कहीं से हताश होकर फिर मैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास मैंने लिखना शुरू कर दिया। मैं काफी लिखा वहां पे, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में भी लिखा मैंने पीएमओ तक भी गया, लेकिन रिजल्ट 0 आया। कहीं भी इस पानी को रोकने के लिए, कहीं भी इस पानी के लिए आप ये मुझे एक एक पत्र देते रहना, मैं आपको सारी बताऊंगा आपके प्रयास किस तरह रहे। शुरू से लेके मैं आप मेरे पास तो सर 2 अलमारियां भर जाए इतने लेटर जो मैं लिखे हैं, आप इंपोर्टेंट है ना, मैं सारे दे दूंगा। जी, सार को गही रुचे थोता दे उड़ाए। जी जी जी। इसमें जो हमने संघर्ष किया, जो लड़ाई लड़ी, मैं आपको सारा साझा करूंगा। जी जी। उसके बाद सर क्या हुआ, जब कहीं से रिजल्ट नहीं आया तो हमारे ना एक साथी हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये पर्यावरण को लेकर अगर हमारे देश में सबसे बड़ी अदालत है एनजीटी कोर्ट। जी जी। मुझे कहा बोल दिल्ली में है, आप वहां प्रयास करो। तो वहां जाने के लिए एक वकील एडवोकेट हायर करना पड़ता था। उस दौरान सर मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं एक एडवोकेट हायर कर सकूं, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग बड़ी थी, उनका पैसे बहुत महंगे थे। मैंने रूटीन में एक रिट पेटिशन लगा दी, लेटर पेटिशन खुद ही। हाँ मैंने खुद ही भेज दी अपने बिहाफ पे। जैसे एक एडवोकेट ड्राफ्टिंग करता है, तो मैंने वकील हायर नहीं किया, क्योंकि मैंने एक दूसरे टच में गया तो उन्होंने कहा किसी ने लाख रुपए मांगे, किसी ने 1.5 लाख मांगे, मैं कह रहा बड़ा कॉस्टली हो जाएगा। तो मैंने सोचा खुद प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सारे सबूत थे। एक बार हम बता दें, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से अप्रोच की प्रकाश ने, और व्यक्तिगत याचिका बिना एडवोकेट के सीधे पहुंचे, और बिना एडवोकेट के कोई भी जा सकता है। आगे आप। हाँ मैंने लेटर पिटिशन वहां पे फाइल किया। मेरी लेटर पिटिशन पे जो समस्या थी वो उनको लगा कि जेन्युइन है। जो जजेस थे, जूरी थी, उन्होंने देखा कि हाँ ये समस्या जेन्युइन, उन्हें वो मंजूर कर ली। मंजूर करने के बाद उन्होंने हियरिंग के लिए मुझे मैसेज किया कि आपकी हमने सुनवाई कबूल कर लिया, आप आ जाइए। मैं वहां एनजीटी में गया, उन्होंने तथ्य रखने के बाद उन्होंने स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस मेरा जो केस चला, प्रकाश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, पार्टी बना दिया। पार्टी बनाने के बाद उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को मैसेज किया। ये 2022 की बात 2022 की बात है। तो आप 2022 तक लड़ते रहे स्थानीय स्तर पर, जब कुछ रिजल्ट नहीं आया, बनी, तो आप एनजीटी से अप्रोच। हाँ उसके बाद जब हम गए तो उन्होंने कहा कि भाई 2022 में कि आपकी लेटर पिटिशन मंजूर हो गई, आप आ जाइए। मैं सुनवाई पे पहुंच गया। तो जज ने पूछा क्या मामला, उन्होंने पूरा मामला मैंने बताया, मैंने फोटो दिखाई, मैंने वीडियो दिखाई, मैंने वो सब सैंपल रिपोर्ट दिखाई। तो वो जज भी दो थे, फर्स्ट सेकंड, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, कह रहे बड़ा मतलब गंभीर विषय है तो, और साबी का क्षेत्र है, मगर साबी का क्षेत्र है। तो एक जज हमारे हरियाणा से थे, कैचमेंट साबी का है वो, तो एक हरियाणा से भी है, वो उनको शायद साबी के बारे में बहुत अच्छे से पता था। बोले ये साबी तो मर चुकी है, अब कागजों में लोगों ने इनको इंक्रोचमेंट करके मार दिया है। तो वो थोड़ा इंटरेस्ट उन्होंने भी लिया। फिर मैंने ना, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को नोटिस कर दिया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी को नोटिस कर दिया, डीसी रेवाड़ी को नोटिस कर दिया कि आप इसकी पूरी डिटेल दो हमें, एटीआर बना के। इन्होंने एटीआर बना के दे दी। तो उस दौरान बड़ी थोड़ी समस्या ये आती थी। तो एटीआर में इन्होंने क्या दिखाया, एटीआर थोड़ा आप व्याख्या करते रहे। एक्शन टेकन रिपोर्ट की क्या कार्रवाई की इन्होंने ये कहा कि जी ये ना खाली एरिया है, हमारे पास रेवाड़ी में और कहीं जगह नहीं है, उस जगह के लिए हम सीवरेज का ट्रीटेड पानी छोड़ते हैं, साफ पानी, ताकि यहाँ के आसपास का वातावरण शुद्ध हो सके। मैंने कहा सर गलत छोड़ते हैं। मैंने जो सैंपल रिपोर्ट इनको दिखाई, मकसद ये रिपोर्ट ये है, इन्होंने उस रिपोर्ट को डिनाई कर दिया कि नहीं ये रिपोर्ट गलत है, हमारे सामने रिपोर्ट नहीं हुई है, ना इन्होंने हमारे सामने सैंपल लिए, अपनी मनमर्जी से पता नहीं कहां से ले लिए होंगे। मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, मगर एक कमेटी बना दीजिए जो कमेटी ले ले सैंपल। भाई मैंने गलत ले लिया, चलो मैं कहीं से भी भर के ले आया, ये मान रहे हैं कि आपने किसी अधिकारी के समक्ष ये सामने ये सैंपल कलेक्ट नहीं किया था, तो ये गलत है, आप करवा दीजिए सैंपल। मैंने कहा जी, मैंने जज से कहा कि कमेटी बना दीजिए। जज साहब ने डीसी रेवाड़ी को आदेश किया कि कमेटी बनाओ। डीसी रेवाड़ी ने एडीसी के नेतृत्व में, सोनल पाटिल जी एडीसी थे, उनके नेतृत्व में कमेटी बना दी। उसमें पोल्यूशन के डिपार्टमेंट के इरिगेशन सब बना दिए, सारे के सारे कमेटी में। तो
और ये कर दिया कि अब की बार प्रकाश की उपस्थिति में सैंपल होंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे सामने सारे सैंपल लिए, सारी जगह जितने भी एसटीपी हैं, कालुवास एसटीपी है, नसियाजी रोड पे 2 एसटीपी है, खरकड़ा 9.5 एमएलडी का एसटीपी है, 5 एमएलडी का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का सेक्टर 6 का एसटीपी, इन सबके सैंपल मेरे सामने हुए। वो भी लिए, इनलेट भी लिया, आउटलेट भी लिया। आप अचंभित होंगे, सारे जी, के जी। सारे के सारे सैंपल मेरे, और जो रिपोर्ट थी उससे भी कई गुना खराब आए। कई गुना खराब है। लेकिन इससे एक बात तो है जी, जैसे मान लीजिए कभी कभी ये एसटीपी को चलाते होंगे, जैसा जी। हम सुनते रहते हैं, जी। एक दिन चला दिया फिर 10 दिन ऐसे ही बंद रहा, ऐसे जी, मुझे नहीं पता इसकी क्या टेक्निकल चीजें हैं। जी। तो मतलब सैंपल जो लिए गए वो तो ईमानदारी से लिए गए। वो सैंपल ईमानदारी से, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा लोचा तो था। उनको अच्छा। पता था कि आज हमारे सैंपलिंग होने हैं, क्योंकि गाइड तो एंड तब डायरेक्शन उनको कुछ साफ करने की कोशिश की। करी, लेकिन फिर भी वो देखो, आप प्रयास किए कि हम ट्रीट कर रहे हैं, फिर भी वो सैंपल फेल आए। मतलब ट्रीटेड पानी भी फेल आया। हाँ, तो ट्रीटेड पानी वो ट्रीट होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, क्योंकि वो उसकी भी एक समय सीमा होती है, एक लिमिटेशन होती है। जी जी। वो पूरा ना रिसाइकल एक चक्कर होता है, वो पूरा हो ही नहीं पाया इनसे। बीच बीच में ट्रिप कर देते थे, उसको बंद कर देते थे, या कुछ ना कुछ का जो केमिकल उसमें मेथड था वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। ये उस एसटीपी की आड़ में जो भी ठेकेदार, पहले प्राइवेट ठेकेदार थे, उनको करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों रुपए में इसका टेंडर दे रखा था। वो अपनी कॉस्टिंग बचाने के लिए चोरी कर रहे थे। वो चोरी हमें नुकसान कर रही थी लगातार। जी जी। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये सबकी मिली भगत थी, उसमें अकेला वो ठेकेदार भी कुछ नहीं कर सकता था। अब पूरा प्रशासनिक मशीनरी, पूरी जो सिस्टम है, वो जो पूरा जवाबदेह हैक जो था लोग, उसमें। हाँ, उनको मानव स्वास्थ्य की चिंता नहीं थी, उनको नहीं। अपनी चिंता थी। जी। उसके जी। बाद सर हमने जैसे एनजीटी से वो रिपोर्ट सैंपल की, तो एनजीटी ने बड़ा अचंभित माना कि भाई ये तो बड़ा खराब है, आप इस पे क्या कर रहे हो। आप बोले एसटीपी पर भाई कार्रवाई क्यों नहीं की आप लोगों ने। जी जी। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सख्त हिदायत दी, पे कार्रवाई करो। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने तकरीबन सभी एसटीपी पे आज के समय में, सब पे, किसी पे 2 करोड़, किसी पे 70 लाख, किसी पे सब पे जुर्माना कर रखा है, कंप्लाइंस पूरे ना करने के लिए, इन्वायरमेंटल कंपनसेशन के लिए। जी जी। और आपको बताना चाहूंगा कि हमने जब सख्ती दिखाई जी। तो हमारी सख्ती भी काम आई, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मजबूरन इन एसटीपी के जिस दौरान वर्तमान में जो अधिकारी थे, चाहे वो पीएच पब्लिक हेल्थ का एक्शन हो, एसडीओ हो, एचएसवीपी का एसडीओ हो, उनके नाम बाय नेम क्रिमिनल ऑफेंस के तहत रेवाड़ी सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करना पड़ा, पोल्यूशन कंट्रोल कोर्ट को उनके अधिकारियों के खिलाफ। और वो सारे अधिकारी वहां से अपनी जमानत कराए हुए हैं आज भी। मतलब इतना काम तो हुआ जी, इतना तो काम आप जुटे एनजीटी तक गए, तो जी। मतलब एनजीटी की भूमिका तो सराहनीय रही। बिल्कुल सर। कुल मिला के एनजीटी कोशिश वहां जाने के बाद रिजल्ट आना शुरू हुआ। मैं ये सोचता हूँ कई बार अगर वहां नहीं जाते तो आज हम जीवित नहीं होते सर। तो जो थोड़ा बहुत इतना प्रयास चल रहा है, हाँ, उससे सुधार हुआ है, वरना सर 2 साल पहले ही खत्म हो जाना था सब कुछ। इतना पोल्यूशन था सर। वहां जाने के बाद सभी के एसटीपी कुछ ना कुछ तो अपग्रेड हुए, कुछ ना कुछ अलर्ट हुआ। हाँ, उसके बाद सर क्या हुआ, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमें डिफिकल्टी भी बड़ी महसूस करनी पड़ी। जी जी। जब हम कोर्ट में जाते थे, सुनवाई के दौरान जाते थे, तो वहां क्या था कि सारा सिस्टम ना अकॉर्डिंग टू लॉ चलता है। मैंने तो लगा दी अपने बिहार पे, लेकिन उसको लड़ूं कैसे फिर। ड्राफ्टिंग करनी, सारे जवाब देने, वो मेरे से नहीं हो पा रहे थे। मैं प्रयास तो पूरे कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल कमियां मुझसे, जो नॉलेज थी, जो एक वकील की भूमिका थी, वो उसका मुझे अखर रही थी। तो मैंने अपने, मेरे साथी हैं, 1-2 साथी हैं मेरे, बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड हैं, जो मेरे सुख दुख के साथी हैं, उनसे मैंने जिक्र किया, यार बात बन नहीं रही है, हमें यार वकील तो करना पड़ेगा, हमें वकील तो करना पड़ेगा। बोल भाई वकील करना पड़ेगा, ये तो हमें शुरू में ही करना चाहिए था। मैंने उनको बताया कि शुरू में भाई इसलिए नहीं किया, काफी कॉस्टली था, 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए की हम फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। जी जी। हाँ, ऐसा। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो हम करते हैं। हम तीनों दोस्तों ने अपना जो सालाना जो भी कुछ कमाते हैं, उसमें से उस एक पर्यावरण संरक्षण के नाम पे निकालना शुरू कर दिया, सेविंग की। हाँ। और हमने एक वकील हायर किया, एक मैडम को, शुरू में हमने एक मैडम को हायर किया था, लेकिन मैडम का थोड़ा क्या है, रिजल्ट नहीं दे पाई हमें। न्यूली मैरिड कपल था, तो वो समय अपने वैवाहिक जीवन पे ज्यादा दे पा रही थी। मैं ये भी फेल हो गया, उसको भी हम फीस दे चुके थे, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। यार हमें चाहिए था रिजल्ट, जिस उम्मीद से हम उनके पास लड़ाई लड़ सके, हाँ, ठोस पैरवी कर सके। जी। फिर मैंने ना सर, एक एडवोकेट संजय मिश्रा जी है, वो पर्यावरण से बड़े अच्छे इंटरेस्टेड थे, उनकी शुरुआत थी। मगर यार इनको थोड़ा ठीक रहेगा, हमने उनको हायर किया। और सर उसकी, उनकी बदौलत उन्होंने अच्छे हमारे मदद की है, अच्छी ड्राफ्टिंग करते हैं, उनको अच्छी नॉलेज है, एक अच्छे वकील हैं। सबूत हम सारा उनको दे देते हैं, सारी चीज दे देते हैं। आज हमारी लड़ाई उस निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुकी है कि 15 डिपार्टमेंट, 15 केंद्रीय मंत्रालय और हरियाणा गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल बोर्ड, सारे के सारे उस हमारी केस में पार्टी है आज की डेट में।
और अगली सुनवाई कब है इसकी? अगली सुनवाई अभी अगले महीने में है सर। अगले महीने में? हाँ, जुलाई में। मतलब हम आज बात कर रहे हैं तो हाँ, अगले महीने में अगले उसकी सुनवाई है। तो है। अभी सबको जवाब देना है, तो मतलब सब एक्टिव है, सब सारा तो डिपार्टमेंट। अभी जो भारत सरकार के स्तर पर जो नितिन गडकरी का जो मैं जिक्र कर रहा शुरू में भूमिका में, तो जो मीटिंग हुई है उससे कुछ राहत की उम्मीद, इसके पानी को निकालने की जो बनी है स्कीम? सर मैं आपको एक बात बता देता हूँ अभी ना, मैं आपने अभी इस मुद्दे पे ना हमने अभी और काम करा। ये साबी की लड़ाई जो ये एसटीपी का पानी है, ये लड़ाई नहीं है अभी। जी जी। हमारा प्रशासन, हमारी सरकार हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। उसका सबसे बड़ा परिणाम मैं आपको अभी आज लेटेस्ट बता देता हूं। बावल इंडस्ट्री, एचएसआईडीसी का इंडस्ट्री एरिया बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है। वहां कंपनियों का पानी भरा खड़ा है, आपने देखा होगा। बहुत बुरी हालत है, लोग और कसोली में पंचायतें हो चुकी कई जगह। पूरा पोल्यूटेड पानी है, पूरा का पूरा 101% केमिकल है वो, आयरन केमिकल सारी चीज उसमें, जो चीज ना होनी चाहिए वो भी है। जी जी। उस पानी को कहीं ना कहीं कहीं नहीं जा पा रहा, वो उसको खपाने की योजना शुरू कर रहा है। इरिगेशन डिपार्टमेंट एचएसआईडीसी से पैसे लेके, वहन पैसा एचएसआईडीसी कर रहा है, टेंडर सारे इरिगेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। उस पानी को भी साबी में डालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 13 जुलाई उनके टेंडर की लास्ट डेट है। वो पानी भी यहीं आएगा। बात क्या करें स्ट्रॉम वाटर कि हम बारिश का पानी लेके आएंगे, लेकिन वो बारिश के पानी की आड़ में उस पानी को खपाने की योजना है। और मैं तो मतलब ये तो साजिश रच रहे हैं, बहुत अधिकारी मिली भगत कर रहे हैं। सर सरकार प्रशासन से हम ये उम्मीद करेंगे कि इस तरह पर ध्यान दो। ये चीजें ना आपकी आंखों के सामने हो रही है। आपको पता है बावल इंडस्ट्री एरिया के अंदर मतलब पानी इनका प्रयास है कि इस पानी को भी आगे ड्रेन नंबर 9-8 में चला जाएगा, वहां फेंक देंगे। लेकिन वाया साबी फेंकेंगे ना। हाँ, मतलब पहले से जो जहां प्रदूषित है उसमें और जो है सर वो पानी आएगा, यहाँ इकट्ठा होगा, और वो इतना खराब पानी, वो तो इंडस्ट्री का पूरा 101% वेस्ट है। आपने इसमें लंबे समय से आप एक्टिव हो जी, कोई सॉल्यूशन भी सोचा है? समाधान क्या हो सकता है? जैसे समस्या तो हम बताते रहे हैं जी। अधिकारियों को मैंने भी एक बार एक इरिगेशन डिपार्टमेंट के एक अधिकारी को बुलाया था, शायद एसके यादव जी से मेरी बात हो रही थी। इसका सॉल्यूशन क्या है? सर पानी अगर यहाँ से हम आगे धकेल देंगे, मान लीजिए बहाव क्षेत्र है निचाई की तरफ खलीलपुर होते हुए, अगर खुले में से जाएगा तो वैसे ही बर्बादी है। तो आज इस थोड़ी जमीन बर्बाद हो रही है, बाद में दूसरी होगी। नजफगढ़ ड्रेन में भी जो पानी जाएगा तो वहां भी जो पानी ये गिरेगा तो वो और ज्यादा प्रदूषित होगा, वो भी यमुना में ही जा रहा है पानी। सर हमारा जो क्षेत्र है, हमारा रेवाड़ी, हम बात करें पूरे एनसीआर की बात करें, हमें विकास के विरोधी नहीं है। विकास होना चाहिए, इंडस्ट्रियां लगनी चाहिए, लेकिन सब अपनी काम ईमानदारी से करें। इंडस्ट्रियां लगना अच्छी बात है, लेकिन इंडस्ट्रियों के अंदर ईटीपी होना चाहिए, सीटीपी होना चाहिए, एसटीपी होना चाहिए। वो अपना काम ईमानदारी से करें। अगर हमारा पोल्यूटेड पानी फेंक रहे हैं, वो पोल्यूटेड पानी फेंक रहे हैं, वो ट्रीट नहीं कर रहे, और उनको बेईमानी नहीं हो रहा, वो शिकंजा नहीं कसा जा रहा। साबी का भी क्या मामला? साबी के अंदर कोई पैदा थोड़ी हो रहा है पानी। साबी के अंदर हमारे शहर का जो पानी एसटीपी से आता है वो गंदा पानी आ रहा है। अगर ये एसटीपी अपग्रेड हो, ये एसटीपी से अपग्रेड जो ट्रीटेड जो पानी होता है, वो पानी आज के समय में तो चाहे इरिगेशन में कर लो, गार्डनिंग में कर लो, अपने टॉयलेट में फ्लैशिंग के लिए यूज कर लो, आप कहीं भी यूज कर लो, पानी गाड़ी वॉशिंग के लिए करो, इतना अच्छा पानी होता है अगर ईमानदारी से ट्रीट किया हुआ हो। लेकिन वो ट्रीट होता ही नहीं, वो होता नहीं, बेईमानी इसमें मुझे लगता है ईमानदारी से ट्रीट करने के लिए तो एमएलडी जो क्षमता है, यहाँ कितनी एमएलडी का है? अभी इसको अपग्रेड कर रहे हैं। ये कितना है? 16 एमएलडी का है रेवाड़ी वाला। हाँ, तो मुझे लगता है यहाँ तो 32 की जरूरत है जब जाकर के। बरसात के समय में तो और ज्यादा चला जाता है, तो कंट्रोल में नहीं रहता, पूरा का पूरा धकेल देते हैं। ये ईमानदारी से काम। भिवाड़ी से भी जो पानी आ रहा है धारोड़ा, उसमें भी तो यही हो रहा है। भिवाड़ी से जो पानी धारोड़ आ रहा है उसकी भी परियोजना बनाई जा रही है। वो भी ये कह रहे हैं कि भिवाड़ी का जो पानी उसको भी साबी में डालो। वो भी एनजीटी में मेरे ख्याल से इंद्रपाल मुकदम या कुछ पहले वहां उनकी लड़ाई चल रही थी, भिवाड़ी का जो पानी चल रहा है, लेकिन वो कोर्ट ने क्या किया, एनजीटी ने भिवाड़ी के ऊपर काफी बड़ा पेनल्टी लगा ली राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर। उन्होंने उस पेनल्टी को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो वो मामला अभी पेंडिंग है। लेकिन अभी नई बात चल के आ रखी है उधर का भी, क्योंकि लोगों को हम जानकारी दे दें कि भिवाड़ी धारोड़ा के बीच जो पानी का मसला है उसमें भी जैसे 32 एमएलडी का राजस्थान ने लगा लिया भिवाड़ी साइड में अपना, तो वो एसटीपी बन करके तैयार हो गया। अब उससे पाइपलाइन बिछाई जा रही है जो उद्योगों को पानी वापस दिया जा सके, उसके ट्रीटेड पानी जो, उसका अभी शिलान्यास किया। पीछे भूपेंद्र यादव आए थे, केंद्रीय मंत्री, पर्यावरण वन मंत्री है, तो उसका कुछ समाधान देख रहे, वो पानी रुकेगा कुछ? वो पानी ना इंडस्ट्रियों के साथ साथ ग्वालदा की पहाड़ी में ले जाने की बात चल रही है। अच्छा। लेकिन वहां भी उसका विरोध कर रहे हैं कि ये पानी साफ ही नहीं डालेंगे कभी, क्योंकि भिवाड़ी इंडस्ट्री, राजस्थान का जो सिस्टम है वो हरियाणा से भी कई गुना खराब है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि एसटीपी नाम है, काम नहीं कर रहे। उनकी सबसे ज्यादा चिंता की जानी चाहिए। सर
और इंडस्ट्रीज पे शिकंजा कसा हाँ, जाना और चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने अभी आपसे जो बावल का पानी यहाँ साबी में लाने की बात कर रहा हूँ, ऐसे भिवाड़ी का पानी भी लाने के लिए ड्रेन के प्रोजेक्ट मंजूर किया है, जिसमें हमारा केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये सभी की मीटिंग हुई थी। उन्होंने भी ये कह दिया कि भिवाड़ी का पानी, बारिश का पानी साबी में डाल दो, एक ड्रेन बिछाएंगे हाईवे के बिल्कुल पैरेलल। हाँ हाँ, अब उस पे तो काम शुरू हो गया है, वो काम वो होगा अभी शुरू, प्रोजेक्ट होगा अभी। हाँ, वो होगा शुरू, उसकी मंजूरी हो चुकी है। हाँ जी। पैसे ट्रांसफर होने, कुछ पैसे एनएचआई वहन कर रहा है, कुछ हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, और कुछ करिए राजस्थान गवर्नमेंट करो। लेकिन आप समझिए, राजस्थान की तरफ से आज तक बगैर बारिश भी वहां पे पानी आता रहता है, वो भी उसी ड्रेन में आएगा, तो आप मान सकते हो कि वो पानी साफ आएगा। तो ये पानी इसको भी मसानी तक लाया जाएगा, वो प्रोजेक्ट भी यही है कि मसानी में डालो और आएगा बरसात की आड़ में वही पानी आएगा। जैसा बावल का इंडस्ट्री का पानी लाने का प्रयास है, ऐसा ये मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि हम सरकार के भी विरोधी नहीं है ना, हम लेकिन प्लानिंग तो ऐसी होगी हमारा एरिया बचा रहे। प्रकाश, एक चीज सोचनी पड़ेगी सभी सिस्टम को, पूरे सिस्टम को, कि हम जहां रह रहे हैं, ये जो रेवाड़ी का क्षेत्र है, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, ये निचाई का क्षेत्र है। जब समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं तो जो साबी का जो निकास है वो राजस्थान साइड से, तो बहाव क्षेत्र इधर हो गया, नजफगढ़ तक जो नदी जाएगी वो इधर से ही होकर के जाएगी। तो इसको जो हम बात करते हैं, तो ढलान में ही आएगा पानी, तो बरसात का भी आएगा। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि बरसात के पानी की आड़ में इस पानी को ना रोका जाए, ये प्रदूषित पानी नहीं छोड़ा जाए, यही समस्या है। हाँ। अगर हम बरसात के पानी को रोकने का प्रयास करेंगे तो बरसात का पानी उधर से आता है। साबी जब जीवनदायिनी इसीलिए तो बनी थी कि जो उसका जब साबी आती थी, बेशक बाढ़ लाती थी, लेकिन अपने साथ जलस्तर भी ऊंचा उठाती थी। अगर हम इस पानी को, साबी के पानी को सीधा धकेल दिया बिना इसको स्टॉक किए यहाँ पर, तो नुकसान होगा, जलस्तर जो है वो फिर नीचे चला जाएगा जो ऊंचा आया है। तो समस्या का जो सबसे बड़ा जो समाधान का तरीका है वो तो ये है कि पानी तो आए लेकिन प्रदूषित ना आए, यही है, साफ पानी आए। जैसे भिवाड़ी का पानी लाने के प्रयास कर रहे हैं ये, हम ये चाहते हैं कि पानी तो आने में कोई बुराई नहीं है, पानी साफ पानी आए। तो उसके लिए ना भिवाड़ी बाईपास के क्षेत्र में एक एसटीपी लगा देंगे, सीटीपी लगा देंगे, जिससे वो ट्रीट करके डालें। और इनकी ना सर पता है क्या सबसे बड़ी समस्या है, इनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। अगर इनकी समय हर 15 दिन में मॉनिटरिंग हो, एक स्वतंत्र कोई लैब हो जो सरकार के पक्ष की ना हो ना, वो उसकी जिम्मेवारी लगाए कि वो हर 15 दिन में सैंपलिंग करे। और अगर सैंपलिंग की रिपोर्ट खराब आती है तो संबंधित विभाग को या डिपार्टमेंट को या अधिकारी को उसके कार्रवाई करे उसके खिलाफ। अगर इस तरह की कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी ना, तो सर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है, इस मामले को, पोल्यूशन के मामले को लेकर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। कागजों में कार्रवाई कर देते हैं लेकिन धरातल पे आपको नजर नहीं आएगी। तो कभी भूमिगत जल, आपने सैंपल बाहर के तो लिए, कभी ड्रिल करके भूमिगत जल जो गांव में जो ट्यूबवेल है या कुएं हैं उनका पानी प्रदूषित हुआ है? आपको जानकारी है? अभी मैंने अपने लेवल पे इस आसपास के दर्जन गांव के सैंपल कराए थे खुद। अच्छा। एक लैब थी, अच्छी लैब थी, मैंने उस लैब से को बुलाया, मगर जी आप सैंपल कर सकते हैं? बोले हम कर सकते हैं। सभी गांवों से उन्होंने सैंपल कलेक्ट किए थे। सबसे खराब पानी तो आया था खलियावास गांव का, अच्छा, जो पीने के लायक भी नहीं है, पशुओं के पीने के लायक भी नहीं है। दूसरा आया था निखरी गांव का। बाकी सभी गांव में पीने की पानी की कंडीशन खराब थी। ये थी है? हमने ये बात एनजीटी को बताई। हमने ये बात एनजीटी को बताई कि सर ये रिपोर्ट आई, बड़ा पानी का ग्राउंड वाटर बड़ा खराब है। अब आप देखिए, मैं आपको एक झोल की बात बताता हूँ। एनजीटी ने कहा भाई पीने के पानी का भी सैंपल कराओ। एक ज्वाइंट कमेटी रख दी, पीने के पानी के सैंपल होंगे। जो भी मतलब गांव में पानी का पहुंचाने का स्रोत क्या है, इन्होंने कहा कि पब्लिक हेल्थ ने सभी गांव में ट्यूबवेल लगा रखे हैं ग्राउंड वाटर वाले, और उनसे पब्लिक हेल्थ ने ट्यूबवेल लगा रखे हैं, उससे सभी गांव में हम पानी की पाइपलाइन बिछा रखे हैं, उससे हम पानी देते हैं। एनजीटी ने कहा भाई बिल्कुल आप इसकी सैंपलिंग कराइए। मुझे फोन आया कि भाई आपको भी इस कमेटी में रखा है और सैंपलिंग होगी पीने के पानी की। अब आप देखिए कहाँ घोल होता है, कहाँ झालमेल होता है, कहाँ ये चीजें ना चालाकी होती है। सबसे पहले हम शुरू में चले गए हम रसगढ़ गांव, अपना तितरपुर गांव, ठीक है। अब वहां चले गए तो वहां पब्लिक हेल्थ का बूस्टिंग स्टेशन लगा हुआ था। उसके पास एक वाइट पानी की टंकी रखी हुई थी, मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया, सैंपल लिया चले आए। जिस भी गांव में जा रहे सभी जगह वो टंकी रखी हुई। नहीं यार ये क्या चीज है। और उस टंकी से सैंपलिंग जैसे उसको चलाएं तो एक ब्लीचिंग डोज दे रहे, मोटर लगा के ना उस टंकी में मोटर लगा दी, डोजिंग करे ब्लीचिंग की, ताकि जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाए। पानी के जो सैंपल में वो आए कि जी बिल्कुल साफ है। इस तरह केमिकल डाल रहे चोरी के लिए। मैंने अपने गांव में फोन किया, क्योंकि उन गांवों को मुझे, मैं पता नहीं अब एक पुरानी है नहीं है, मैंने किसी को फोन किया कि यार अपनी वाटर सप्लाई है जो हमें पानी पीने का मिलता है, उसके पास क्या कोई टंकी रखी हुई है? बोले बिल्कुल रखी हुई है।
कोई रात को रख के गया 11 बजे। और मैंने सभी गांव में अपने लेवल पे पता किया, बोला बिल्कुल रात को पूरे रात चला है प्रोग्राम। सैंपल मतलब सैंपल लेने के लिए साफ पानी कर दिया, साफ पानी के दिखाने के लिए, चालाकी से उस कमेटी के आंखों में धूल झोंकने के लिए रात को ही पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंटों ने, और उसमें ब्लीचिंग डोजिंग करते रहे। वो सैंपल रिपोर्ट आएगी पीने का पानी तो ठीक है, ये रिपोर्ट आई। हाँ। मतलब उसके एनजीटी बाद को अंधेरे में रखने के लिए बड़ा पाप किया गया। उसके बाद आज तक भी वो टंकियां वहीं रखा, कबाड़ हो रखी है, ना ब्लीचिंग है ना पाउडर है, कुछ भी नहीं है। वो सैंपलिंग के लिए रातों रात रखवाई गई थी। बहुत गंभीर आरोप है सर, बहुत बड़ी बात है ये। नहीं, लड़ाई तो हमारी लड़ाई को खत्म करने के लिए, हमारी लड़ाई को वहीं ध्वस्त करने के लिए ये सारी प्लानिंग की गई थी। तो ये चल रहा है, ये सब किसी ना किसी बड़े अधिकारी, बड़े तो अभी क्या लग रहा है आपको, कुछ उम्मीद है एनजीटी के पास? आप ये तथ्य रखेंगे कि दोबारा सैंपलिंग? मैंने सैंपलिंग नहीं, हमने दोबारा हमने अगले दिन वो मीडिया में भी वो चीजें आई, हमने वो मीडिया में भी रखा। अधिकारी तो बच्चे ने, अधिकारियों को जवाब ही नहीं दिया। आज भी उन टंकियों की कंडीशन ऐसी है, वो रखे हुए वहीं कबाड़ रखा है, लाखों रुपए का माल वेस्ट कर दिया एक दिन अपनी चोरी छुपाने के लिए। जी जी। तो मतलब कुल मिलाकर के अधिकारियों को टॉप लेवल पर इसका समाधान ढूंढना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये इस लेवल पर नहीं छोड़ा जा सकता कि पानी को यहाँ से वहां धकेल दे, वहां से यहाँ धकेल दे, एक समस्या को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए। समाधान करना होगा। प्रकाश, प्रदूषित पानी के अलावा जो साहबी में भरा हुआ है, इसके लिए भी आपने कई मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है। कुछ ऐसे बताएंगे जिनके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं या किसी लड़ाई में अब तक कामयाबी मिल चुकी है? इसके साथ ही ना पोल्यूशन को लेके हमने एक और मुद्दा उठाया था, जो कूड़ा है जो घरों से निकलता है, डोर टू डोर कलेक्शन होता है। इस कूड़े को लेकर ना कभी कोई कहीं डाल रहा है, सड़क किनारे डाल दिया, नदी किनारे डाल दिया, स्कूल के सामने डाल दिया। इसको लेके मैं एनजीटी में गया था जी, धारड़ा खेल स्टेडियम उसके सामने डाल दिया। तो एनजीटी में गया था, वहां भी हमारी 3-4 साल लंबी लड़ाई चली थी और एक बहुत अच्छा निर्णय आया था एनजीटी से पूरे हरियाणा स्टेट के लिए जी, कि कोई भी अगर कूड़े को खुले में डालता है, कोई संस्था हो चाहे कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो, तो उसके ऊपर अगर फर्स्ट टाइम अगर वो पकड़ा जाता है कूड़े डालते हुए, संज्ञान में आता है, तो 5,000 जुर्माना है। अगली बार वो आता है तो 25,000 जुर्माना है। तीसरी बार वो आता है तो 50,000 जुर्माना है। अगर फिर भी वो आता है तो उसके ऊपर बाय नेम क्रिमिनल ऑफेंस के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अब आप देखते होंगे पूरे हरियाणा में कहीं भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अगर चालान करता है कूड़े को लेके, तो उसमें एक लैंग्वेज लिखी आती है कि फलाना केस नंबर 473 है हमारा और वर्सेस प्रकाश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के निर्देशानुसार हम आपको ये पेनल्टी कर रहे हैं। तो ये एक हमारी सबसे बड़ी जीत थी, जो हमने पूरे हरियाणा के लिए कूड़े को निस्तारण के लिए एक अच्छा प्रयास करा। बहुत बढ़िया है, शाबाशी का काम किया सबके लिए। जी सर। ठीक। दोस्तों, आपने प्रकाश खरखड़ा की बात सुनी। आप समझ सकते हैं किस तरह इनकी राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, किस तरह सैंपल सही नहीं लिया जा सके, सैंपल सही आ जाए, सैंपल में पेयजल शुद्ध दिखाई दे, पेयजल की मानक जो है वो सही स्टैंडर्ड से आ जाए, इसके लिए भी चालाकी खेली जा रही है। आम जनता की चिंता किसी को नहीं है, पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान है। प्रकाश खरखड़ा की आवाज को सुना जाना चाहिए, अधिकारियों के स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी। और मैं व्यक्तिगत रूप से रेवाड़ी के तमाम जनप्रतिनिधियों से, केंद्रीय मंत्रियों से, जो भी यहाँ का, चाहे वो अलवर से सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हो, चाहे गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह हो, चाहे यहाँ के विधायक लक्ष्मण यादव हो, सबको इस बात की चिंता करनी होगी। नहीं तो आने वाले समय में युवा आपसे सवाल जरूर करेंगे कि तुम सो रहे थे, जिसकी वजह से हमको आज बीमारियां झेलनी पड़ रही है। ऐसा मेरे पास अभी कामरेड राजेंद्र यादव जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका भी एक प्रेस रिलीज आया है और उन्होंने प्रकाश खरखड़ा की बात को उचित ठहराते हुए सीधे सीधे जनता से भी आह्वान किया है, इस मुहिम में प्रकाश खरखड़ा को अकेले नहीं छोड़ा जाए, इनका साथ दिया जाए। ये लड़ाई प्रकाश खरखड़ा की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है और इसे सामूहिक रूप से लड़ा जाना चाहिए। एनजीटी मदद में आया हुआ है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पूरी तरह मदद के लिए तैयार है। एनजीटी को जो रिपोर्ट्स जानी चाहिए, उन रिपोर्ट्स में भी धोखाधड़ी करने का प्रयास हो रहा है। इसके लिए सबको सजग रहना होगा। प्रकाश खरखड़ा, आपकी मुहिम कामयाब हो, हम आपके लिए शुभकामनाएं करते हैं। धन्यवाद।